अवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है सैनी बैच। देखिए सैनी बैच में हम हेल्थ प्रमोशन पढ़ रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन विषय। तो इसी में हेल्थ प्रमोशन में आपका पार्ट सी आता है हाइजीन का, हाइजीन ऑफ द बॉडी। तो हाइजीन ऑफ द बॉडी का ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। इसके बाद आपका ये हाइजीन ऑफ द बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा पर्यावरण आएगा, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये हेल्थ प्रमोशन कंप्लीट होने के बाद फिर अगला विषय हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो चीज़ें बच गई थी थोड़ा बहुत और भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ लिया था पेडियोक्लोसिस। पेडियोक्लोसिस के बारे में हमने देखा था क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पेडियोक्लोसिस की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ पेडियोक्लोसिस। कैसे पेडियोक्लोसिस को रोकथाम किया जा सकता है, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है पेडियोक्लोसिस होता क्या है। तो ये एक जू का इन्फेक्शन है। जू मतलब जो बाल में पड़ जाते हैं, जहाँ पे बाल होते हैं वहाँ पे जू पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जू का एक इन्फेक्शन है जो सिर, शरीर या फिर प्यूबिक एरिया में भी बाल पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये पेडियोक्लोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये संपर्क से होता है। जैसे किसी इंसान को है पेडियोक्लोसिस हुआ है, जू पड़े हैं, तो आप उसके संपर्क में आते हैं या फिर आप उसके बिस्तर पे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपको भी वो चीज़ें हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे सिर का सिर से टच होना, सिर का सिर से टच कर रहे हैं, कपड़े को शेयर कर रहे हैं, तो उससे भी ये फैलता है। जू खुजली, त्वचा में जलन और कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन का ये कारण बन सकता है। तो पेडियोक्लोसिस की डिफिनेशन आपको अच्छे से पता, हम बता ही चुके हैं, फिर से समझा दिए। अब देखिए उद्देश्य क्या है पेडियोक्लोसिस का। जू और उनके अंडों को ख़त्म करना। उद्देश्य क्या है भैया, रोकथाम का उद्देश्य क्या है। तो रोकथाम क्यों किया जा रहा है, प्रिवेंशन क्यों किया जा रहा है पेडियोक्लोसिस का। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया गया कि जो भी जू हैं और उनके अंडे जो हैं इनको ख़त्म करना। उसके बाद रोकथाम का दूसरा उद्देश्य ये है कि दोबारा इन्फेक्शन होने को रोकना। और तीसरा उद्देश्य पेडियोक्लोसिस का ये है कि रोकथाम का कि भैया मरीज और आसपास के लोगों को राहत देना। अच्छा, सवाल ये आता है, आप थियरी आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपको ये लगता होगा कि सर थियरी पढ़ रहे मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि भैया प्रश्न कैसे बनेगा। ऐसे आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए पेडियोक्लोसिस के रोकथाम करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन देगा जू और उनके अंडों को ख़त्म करना, दोबारा इन्फेक्शन होने से रोकना, मरीज और आसपास के लोगों को राहत देना। और उसके बाद डी वाला ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न बनता है, ठीक है। जो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक एक थियरी पढ़ने का मतलब है आप जड़ तक पहुंच रहे हो, ठीक है। अब देखिए पेडियोक्लोसिस के रोकथाम के तरीके हैं कुछ, ठीक है। कुछ तरीके हैं जो इस आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पेडियोक्लोसिस के रोकथाम का तरीका नहीं है या फिर कौन सा तरीका है, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो पहला तरीका है भैया 5% 5% या फिर 10% पाउडर से डैल्कम पाउडर मिलाकर सिर पर छिड़कें। सिर पर छिड़कने पर उदाहरण के तौर पे अगर बच्चे के सिर में जूं है तो DDT पाउडर को बालों में अच्छे से रगड़ें और रात भर छोड़ दें। दूसरा दूसरा तरीका क्या है पेडियोक्लोसिस रोकने का भैया, तो कार्बोलिक साबुन रेशियो आपको याद करके रखना है 1:40 का रहता है। यह जलन कम करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप स्नान स्नान में इस साबुन से सिर धोएं, स्नान करने जा रहे हैं तो ये साबुन से सिर धोएं, ठीक है, खासकर कि जो होने पर। तीसरा क्या है, तीसरा मेथड क्या है पेडियोक्लोसिस रोकने का। तीसरा मेथड है कि केरोसिन और नारियल तेल समान मात्रा में इस मिश्रण को सिर पर लगाएं। सावधानी, आँख और नाक और मुंह में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे दूर रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे 500 ml केरोसिन और 500 ml नारियल तेल मिलाकर सर में लगा लो तो पेडियोक्लोसिस नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये तरीका है पेडियोक्लोसिस रोकने के, जो तरीके अपनाते हैं हम वो तरीका पढ़ रहे हैं। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित से बताइए पेडियोक्लोसिस रोकने के तरीके में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे देगा केरोसिन और नारियल तेल का इस्तेमाल करना, कार्बोनिक साबुन का इस्तेमाल करना, बाजार में उपलब्ध गामा बेंजीन दवा का इस्तेमाल करना, फिर ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो ये सारे आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। बाजार में उपलब्ध साबुन
उपलब्ध साबुन जो गामा बेंजीन दवा है, जैसे कि परमेथ्री, आपको पता है परमेथ्रिन साबुन आता है, शैम्पू भी आता है, लोशन भी आता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये 1% परमेथ्रिन लोशन लगाते हैं। पांचवा तरीका क्या है, कपड़ों से सफाई। सभी कपड़े, बेडशीट, तौलियों को गर्म पानी और कीटाणुनाशक से धोएं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, जब आप पेडियोक्लोसिस में आप सर की जो पेडियोक्लोसिस रोकथाम करने जा रहे हो, तो सर में वो चीज़ें करने जा रहे हो, तो सामग्री की तैयारी होनी चाहिए। कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए होती है? तो पहला पॉइंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि परजीवी नाशक कोई होना चाहिए, या फिर DDT होना चाहिए, या फिर परमेथ्रिन आदि, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ग्लव्स होना चाहिए। अब भाई किसी पेशेंट को हुआ है, पेडियोक्लोसिस हुआ है, उसके बाल में जूं है, अब उसकी ट्रीटमेंट या फिर उसका रोकथाम आपको करना है, तो ये कौन कौन सी सामग्री लगेगी? तो ये सामग्री है 3 चीज़ें 4 पॉइंट में बताई गई है। ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि भैया ना हानिकारक भी चीज़ हो सकता है ना, गामा बेंजीन ये सभी हानिकारक चीज़ जो मुंह में चला गया तो दिक्कत हो सकता है। उसके लिए ग्लव्स, टोपी, मास्क और साफ तौलिया और कीटाणुनाशक घोल, कंघी जू हटाने के लिए, और फाइन टूथ कंघी। तो ये सारी सामग्री की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, बालों में लगाने से पहले। अब देखिए, अब प्रक्रिया, अब बाल में लगाना है, हमको दवा लगाना है पेडियोक्लोसिस को रोकने के लिए। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, पेडियोक्लोसिस को रोकने के लिए अब हम प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, किसी मरीज को लगाना है तो तैयारी, पहला पॉइंट में बताया गया कि तैयारी करना होगा। तैयारी में क्या, सबसे पहले हाथ धोएंगे, उसके बाद हाथ धोने के बाद ग्लव्स पहनेंगे, टोपी और सहायक मास्क पहनेंगे। परीक्षा टिप, यह इन्फेक्शन कंट्रोल का हिस्सा है। ठीक है, ये हर एक प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर, आप किसी भी पेशेंट के साथ कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि हाथ धोना, ग्लव्स पहनना। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया कि बालों को बांटें, बालों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि दवा अच्छे से लग जाए ना। थोड़े थोड़े हिस्से में बांटेंगे ताकि पेडियोक्लोसिस सर में है, ठीक है, दवा आप लगा रहे हो तो सभी हिस्सों में अच्छे तरीके से लग जाए, इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में बालों को बांटते हैं। तीसरे पॉइंट में दवा लगाएं, परजीवी नाशक को हल्की मालिश से बालों की त्वचा पर। तीसरे पॉइंट में क्या है सर, तीसरे पॉइंट में है कि दवा लगाएं। ठीक है, परजीवी नाशक को हल्की मालिश से बालों और सिर की त्वचा पर लगाएं। लंबे बालों में जड़ से सिरे तक लगाएं। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, परमेथ्री लोशन को 10 मिनट तक लगाकर रखते हैं। चौथा पॉइंट है, प्रक्रिया आई है, प्रोसीजर का चौथा पॉइंट है कि लंबे बालों को गोल गोल मोड़कर सिर पर बांधें और टोपी या त्रिकोणी बैंडेज से ढक दें। ठीक है, ये हो गया। तो ये पूरे प्रोसीजर हैं, 5 6 7 7 पॉइंट में प्रोसीजर बताया गया है, आप इसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे 7वें पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि जू के अंडे से बच सकते हैं, इसलिए 7 से 10 दिन बाद प्रक्रिया फिर दोहराना होता है। पेडियोक्लोसिस के जू जो हैं, अंडे हैं, ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं, इसीलिए 7 या फिर 7 से लेकर 10 दिन के बाद आपको फिर से यही प्रोसीजर करना होता है। ठीक है, इसमें कुछ सावधानियाँ हैं, सावधानियाँ आपको ध्यान में रखना है। दवा आँखों में ना जाए भैया, दवा लगाते समय जो सावधानियाँ देख रहे हैं, दवा आँखों में ना जाए। केरोसिन का इस्तेमाल सावधानी से करें। मरीज को प्रक्रिया समझाएं ताकि उसको डर ना लगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि स्कूल में बच्चों को जूं हो तो उसे परमेथ्री लोशन लगाएं, रात भर छोड़ें और स्कूल बैग टोपी धोएं। ये हो गया। ठीक है, परीक्षा टिप को याद करके रखना है। परीक्षा टिप मतलब कि स्टेप्स, 6 स्टेप में, और सावधानी और आँखों से बचाव को याद करके, जो सारे स्टेप हमने बताया है प्रक्रिया का, ये 6 स्टेप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे 6 स्टेप्स हैं पेडियोक्लोसिस प्रोसीजर का। ठीक है, पेडियोक्लोसिस के ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, आपके भर्ती परीक्षा में से डायरेक्ट पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए पेडियोक्लोसिस, किसी मरीज को पेडियोक्लोसिस का ट्रीटमेंट के दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाती है, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए किसी मरीज के पेडियोक्लोसिस के उपचार के दौरान एनम को कौन सा प्रक्रिया नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसे करके पूछेगा तो ऑप्शन देगा, सबसे पहले सामान की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे देगा, बालों के छोटे छोटे हिस्सों में बांटने चाहिए। तीसरा ऑप्शन दे देगा, परजीवी नाशक दवाओं को बालों में अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। चौथा ऑप्शन दे देगा, बालों में दवा लगाने के बाद बालों को टोपी से ढक देना चाहिए। पांचवा ऑप्शन दे देगा, इनमें से सभी। ऐसे प्रश्न बनेगा, इसलिए मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ कि भैया कैसे भी प्रश्न बने, कहीं से भी पढ़े, आप अच्छे से बना के आओगे। ये तरीका होता है
तो इस मैं जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी यही सोचना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे बन सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, तो ऐसे आपको भी सोचना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे बन सकता है। देखिए, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं आँख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, इसका देखभाल, ठीक है। इसका देखभाल या फिर इसकी हाइजीन या इसकी स्वच्छता कैसे करेंगे? तो परिभाषा देखिए, आँख, नाक और कान के शरीर के संवेदनशील अंग हैं। आँख, नाक और कान शरीर के ये संवेदनशील अंग हैं। इनकी नियमित सफाई से इन्फेक्शन, पपड़ी या फिर मैल जमा होने से रोका जा सकता है। अगर भैया आँख और नाक और कान इनका आप पर डे सफाई कर रहे हैं, नियमित लगातार सफाई कर रहे हैं, तो इनमें जो पपड़ी या फिर मैल जमा हो जाते हैं, इसको जमा होने से आप रोक सकते हैं, ठीक है, सफाई से। अच्छा, उद्देश्य क्या है आँख, नाक और कान की सफाई करने का उद्देश्य क्या है? आँख, नाक और कान ऐसे प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट, निम्नलिखित से बताइए आँख, नाक, कान की सफाई करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दे देगा, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, पपड़ी या मैल का स्राव हटाने के लिए, मरीज को आराम देने के लिए, फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न बनेगा। तो ऐसे ही आपको याद करना होगा। देखिए, ऐसे पूछेगा आँख, नाक और कान की सफाई के दौरान कौन सी सामग्री की तैयारी निम्नलिखित में से करनी चाहिए? ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आँख, नाक, कान की सफाई करने जा रहे हैं या फिर उसका हाइजीन करने जा रहे हैं, तो मैकिन्टॉश और तौलिया की ज़रूरत होती है। बाउल की ज़रूरत होती है जो स्टेलाइज बाउल रहता है, ठीक है। उसमें रुई के फोहे होते हैं, नॉर्मल सलाइन की ज़रूरत पड़ती है धोने के लिए, और उसके बाद किडनी ट्रे और कागज़ की थैली की ज़रूरत होती है, साफ चेहरा पोंछने के लिए तौलिया, ठीक है, ये सारे चीज़ें की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है भैया आँख, नाक, कान का साफ करने का प्रोसीजर क्या है? तो पहला प्रोसीजर देखिए, पहला प्रोसीजर है कि हाथ धोएँ। मैंने आपको बताया है ना, हर एक प्रोसीजर से पहले हाथ धोना होता है, सर्जिकल हैंड वॉश करें, उसके बाद परीक्षा टिप या इन्फेक्शन कंट्रोल का पहला स्टेप होता है, ठीक है। सलाइन तैयार करें, बाउल में नॉर्मल सलाइन डालें और रुई के फोहे भिगोएं। सफाई, ठीक है, उसके बाद सफाई मरीज के सामने खड़े होकर फोहे में आँखें साफ करें। उसके बाद दिशा ध्यान में रखना, आँखों को साफ आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछेगा। मरीज के आँख जो भी मरीज है उसके आँख की स्वच्छता के दौरान या फिर सफाई के दौरान एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मरीज के आँख को किस दिशा में साफ करना चाहिए? तो अंदर से बाहर की ओर प्रत्येक फोहा एक बार ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर साफ करते हैं आँख को, एक बार इस्तेमाल करेंगे और कागज़ की थैली में डाल देंगे। उसके बाद पपड़ी पड़ी है तो पपड़ी हटाएंगे, पोछें, ठीक है। आँख को साफ होने पर चेहरे को साफ तौलिए से पोंछ के रख दें। तो ये सारे प्रोसीजर हैं, ठीक है, आँख की सफाई के। ऐसे आपके भर्ती में परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए एक मरीज को आँख की सफाई के दौरान कौन सा प्रक्रिया नहीं किया जाता है? ऑप्शन से सबसे प्रक्रिया करने से पहले हाथ को धोएं, दूसरा ऑप्शन दे देगा सलाइन तैयार करें, तीसरा ऑप्शन दे देगा चेहरे को तौलिए से साफ करें, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, पांचवा दे देगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनेगा, ठीक है। अच्छा, नाक की देखभाल के दौरान क्या करना है? नाक की देखभाल को जो स्राव है उसको हटाना होता है। सूखे स्राव क्रस्ट को गीले कपड़े या फिर सलाई में भिगोकर हटाते हैं। और शिशुओं में रुई की बत्ती ध्यान रखना है, शिशुओं में रुई की बत्ती को गर्म या फिर पानी तेल में भिगोकर नाक में धीरे धीरे घुमाएं। उदाहरण के तौर पर सर्दी में बच्चे की नाक बंद हो जाती है तो सलाइन ड्राफ्ट डालें और रुई से साफ करें। सावधानी रखनी होती है यहाँ पे भैया, नाक में गहरी सफाई ना करें, इससे श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान हो सकता है। कान की देखभाल में क्या करेंगे हम? सबसे पहला है कि कान की देखभाल, मैल हटाएं, कान के पीछे या फिर बाहर मैल जमा ना होने दें, गर्म पैराफिन या फिर तेल डालकर मैल गलाएं। उदाहरण के तौर पर अगर मरीज को सुनने में दिक्कत हो तो तेल डालकर मैल नरम करें। सावधानी रखनी होती है, कोई सभी नुकीली या तीखी चीज़ें जैसे पिन हुआ ये नहीं डालना होता है कान में। क्यों? क्योंकि कान का पर्दा फट सकता है, इसलिए इस यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसको डॉक्टर रेफरल अपनाना होता है। अगर मैल ज़्यादा है तो ईएनटी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके अस्पताल में मरीज की आँख में धूल हो तो स्लाइड से धोएं, अगर बच्चे की नाक बंद हो तो रुई की बत्ती से साफ करें। परीक्षा टिप, ये आप परीक्षा टिप को ध्यान में रखना है कि यहाँ से
प्रश्न बन सकता है। अब हम देखेंगे मूलाधार, केयर ऑफ पेरिनियम। ठीक है, मूलाधार की देखभाल, परिभाषा क्या है? मूलाधार बाहरी जननांग और आसपास का क्षेत्र है। इसकी सफाई से भैया यूटीआई और अन्य इन्फेक्शन रोके जा सकते हैं, इसलिए इसको साफ करना, इसको स्वच्छ रखना जरूरी है। अच्छा, मूलाधार को स्वच्छ रखना या फिर साफ करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य यह है कि भैया यूटीआई जैसे इन्फेक्शन को रोकना। दूसरा उद्देश्य यह है कि मरीज को स्वच्छ और आरामदायक स्थिति में रखने के लिए। तीसरा तीसरा उद्देश्य यह है कि विशेषज्ञ मरीजों जैसे कि प्रसवोत्तर की देखभाल के लिए विशेष ध्यान देने वाले मरीज जो स्वयं अपना देखभाल ना कर सकते हैं उनको, उनके लिए, और जनन मूत्र इन्फेक्शन वालों के लिए मलमूत्र असंयम, मतलब जिनका मलमूत्र असंयम है, कभी भी मूत्र आ सकता है, कभी भी मल आ सकता है, मतलब नियंत्रण में नहीं रहता, तो स्वच्छता जरूरी होती है। ये सभी उद्देश्य हैं। ठीक है, मूलाधार स्वच्छता के उद्देश्य हम देख रहे हैं। प्रसवोत्तर मरीज के, कैथेटर वाले मरीज को, जनन शल्यक्रिया वाले। अच्छा, मूलाधार की सफाई के दौरान कौन कौन सी सामग्री की तैयारी करनी चाहिए? तो देखिए, मैकिनटॉश और तौलिया होना चाहिए, एंटीसेप्टिक गोली या फिर गर्म पानी का जग होना चाहिए, बाउल में गीले रुई के गोले या फिर कपड़े होने चाहिए, किडनी ट्रे में लंबी आर्टरी फॉरसेप्स होनी चाहिए, कागज़ की थैली होनी चाहिए, साफ कपड़े और पैड्स ड्रेसिंग होने चाहिए, साबुन साबुनदानी बेड पैन मरीज बेड पर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, मूलाधार को स्वच्छता के दौरान या फिर मूलाधार को साफ करने के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं उसको भी ध्यान में रखना है। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछेगा। किसी मरीज के मूलाधार की सफाई के दौरान कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? एएनएम को या फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? ऑप्शन से, सबसे पहले हाथ को धोएं, दूसरा मूलाधार को गीला करें, तीसरा फॉसेप्स स्वैप कर सफाई करें। ये ऐसे करके ऑप्शंस बना देगा, 3-4 ऑप्शन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं पॉइंट। देखिए, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि सफाई के दौरान जो दिशा है, क्रम है, कहाँ से मूलाधार की सफाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले योनि, ठीक है, योनि के मुख को साफ किया जाता है, मतलब वजाइनल एरिया को सबसे पहले साफ किया जाता है। उसके बाद एनस एनस की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि वजाइना के जगह जो एनस है उसके अपेक्षा में वजाइना साफ रहता है, साफ सुथरा रहता है, एनस ज़्यादा गंदा रहता है। तो सफाई हमेशा ज़्यादा स्वच्छ से कम स्वच्छ की ओर किया जाता है। ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में बता ही चुके हैं। उसके बाद लघु भगोष्ठ, मतलब आप समझ ही रहे हैं, दोनों को अंदर से बाहर से साफ करेंगे। बृहद भगोष्ठ मतलब आप समझ ही रहे हैं, और ज़्यादा हम डीप में बताएंगे नहीं, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि आप एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। ठीक है, देखिए, स्वैप का उपयोग, एक स्वैप एक बार इस्तेमाल करें। दिशा ऊपर से नीचे मतलब कि गुदा की ओर, ऊपर से नीचे की गुदा की ओर। पांचवा की भैया, पांचवा पॉइंट क्या है प्रोसीजर का? साफ तौलिए से पूछें। जब आप सब चीज़ें कर चुके हैं तो साफ तौलिया लेकर फिर से उसको पोंछें। साफ कपड़े या फिर पैड लगाएं। सावधानियां रखना होता है कि सबसे साफ से सबसे कम साफ की ओर साफ करना होता है, जैसे कि मूत्र छिद्र सबसे साफ रहता है, गुदा सबसे कम साफ रहता है। ठीक है, गुदा सबसे कम साफ है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं सर? ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन को रोका जा सके। ठीक है, गुदा से मूत्र में बैक्टीरिया ना जाए। अगर आप उल्टा करेंगे, एनस से पहले एनस आप साफ कर दिए, उसके बाद फिर आप योनि को साफ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो एनस में है वो गंदा ज़्यादा है, उसका बैक्टीरिया फिर योनि में आ जाएगा, फिर अंदर प्रवेश, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले भैया जो ज़्यादा स्वच्छ है उसको साफ करो, फिर जो ज़्यादा गंदा है फिर उसकी ओर जाओ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, बैक केयर कुछ हो जाता है, दबाव बिंद हो जाते हैं, इसकी देखभाल आप कैसे करेंगे? ये भी भर्ती परीक्षा में पूछता है बहुत सारा प्रश्न। रोगी की पीठ की सफाई और मालिश करना ताकि बेड शोर ना हो, रक्त संचार बेहतर हो। ये हमारा परिभाषा। उद्देश्य क्या है बेड केयर का? बेड हाँ, बैक केयर का उद्देश्य, बैक मतलब पीछे साइड का देखभाल। बैक केयर का उद्देश्य क्या है सर? बेड शोर को रोकना। बेड शोर आपको पता ही है, लास्ट वाली वीडियो में हम आपको बता ही चुके थे बेड शोर क्या है। रक्त संचार बढ़ाना होता है, थकान और तनाव कम करना होता है। आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। एक मरीज के बैक केयर
या फिर पीठ की देखभाल करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा है ये आपको ध्यान में रहेगा, तो कौन सा नहीं है वो आप कर ही लोगे। ब्लड शोर को रोकना, रक्त संचार बढ़ाना, थकान और तनाव कम करना, मरीज को ताजगी देना। सामग्री की क्या ज़रूरत होती है सर? देखिए हाँ, बेड जब आप किसी भी मरीज की बैक केयर कर रहे हैं या फिर पीठ की देखभाल कर रहे हैं या फिर पीठ को ही क्यों ना साफ कर रहे हो, तो ध्यान में रखना होता है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी होती है। ठीक है, पर्दा लगा दीजिए ताकि उसका नंगा शरीर कोई आपके सिवा और कोई ना देख पाए, नहीं तो मरीज असहज महसूस करेगा। मैकिनटॉस या फिर चादर, ये सभी तौलियों का ज़रूरत होती है। साबुन साबुनदानी, गर्म पानी की ज़रूरत होती है। स्प्रिट पाउडर की ज़रूरत होती है बैक केयर के दौरान, या मतलब पीठ की सफाई के दौरान ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। किडनी टेस्ट, अच्छा, पीठ की स्वच्छता के दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो सबसे पहला प्रक्रिया की तैयारी आप करेंगे। तैयारी में क्या, पहले पर्दा लगा दीजिए, प्राइवेसी ताकि मेंटेन रहे। रोगी को प्रक्रिया समझा दें कि भैया तुम्हारे पीठ को हम साफ करने जा रहे हैं, धुलने जा रहे हैं, तुमको हमारी ये मदद करनी है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन, अच्छा जो उसमें कंफर्ट हो वो पोजीशन दें। रोगी को उल्टा प्रोन लिटाएं। अगर आप पीठ साफ करें तो भैया प्रोन, प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल। ठीक है, पी से प्रोन, पी से पेट, पेट के बल रोगी को लिटा दें ताकि पीठ उसका ऊपर हो जाए। ठीक है, ताकि आसानी से आप उसकी पीठ को साफ कर पाएँ। पीठ नंगी करें, खाली पीठ को नंगी करना है, बाकी शरीर से ढके रहने दें। सफाई फिर करें, गर्म पानी और साबुन से पीठ को धोएं, गोल गोल मालिश करें। ठीक है, गोल गोल ऐसे 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 सफाई किया जाता है, गोल गोल आकार देने, इससे क्या है, सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। ठीक है, और साफ भी अच्छे तरीके से होते हैं। उसके बाद पीठ को भैया जब आप साफ़ कर लें तो पीठ को साफ तौलिए से पोंछ दें, फिर स्प्रिट या फिर पाउडर लगाएं ताकि जो थोड़ा बहुत रसेस हैं या फिर दाने हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाएं। फिर पाउडर लगाएं, कपड़े पहनाएं, या जब साफ़ कर लिए तो कपड़े पहनाएं मरीज़ को। उसके बाद मसाज की ज़रूरत है तो मसाज करें ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके। ठीक है, क्योंकि लेटे लेटे कई दिनों से बेचारा कई घंटों से लेटा रहता है तो उसमें सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो मसाज की कुछ टेक्निक है। पहला टेक्निक है टैपोटमेंट। टैपोटमेंट में क्या होता है, हल्की थपथपी देना, मतलब पीठ को तनाव कम करने के लिए थपथपी देते हैं। वाइब्रेशन, इसमें क्या करते हैं, मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए वाइब्रेस हिलाते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन मतलब दबाव देते हैं, उदाहरण रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये मसाज टेक्निकें हैं। अभी भर्ती परीक्षा में इनमें से किसी से भी प्रश्न बन सकता है। अच्छा, सावधानियाँ बरतनी होती है, कुछ सावधानियाँ हैं पीठ की देखभाल के दौरान। बेड सोर के शुरुआती लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि लालिमा, दर्द देखें, ठीक है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को सूचित करें या फिर स्टाफ को सूचित करें, जो वहाँ पे सीनियर नर्स है उसको सूचित करें। ज़्यादा दबाव ना डालें उस पर, मरीज़ की प्राइवेसी बना के रखें। ये सारी सावधानियाँ हैं मरीज़ की स्वच्छता के दौरान। अब देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वच्छता, सेक्स हाइजीन। सेक्स हाइजीन क्या है, इसकी परिभाषा। सेक्स हाइजीन किसके लिए भैया करते हैं, तो एसटीआई और अन्य इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अच्छा, पुरुषों में क्या क्या होता है सर, पुरुषों में सफाई, लिंग को गुनगुने पानी और साबुन से धोया जाता है। सेक्स से पहले और बाद में सफाई जरूरी होती है। और सावधानियाँ, साबुन ज़्यादा कठोर ना होने पर ना लगाएं। ठीक है, महिलाओं में यौन को बाहर से गुनगुने पानी से धोया जाता है। डूसिंग से बचें, यौन का पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर डूसिंग कर रहे हैं तो यौन का जो पीएच बैलेंस है ये बिगड़ सकता है। उदाहरण, मासिक धर्म में रोज पैड बदलें और सफाई करें। ठीक है, सावधानियाँ, अंदरूनी सफाई से बचें, अंदरूनी सफाई से बचना होता है। उदाहरण के तौर पे एसटीआई रोकने के लिए सेक्स के बाद जननांग को धोएं। ठीक है, ये हो गया। अब हैंड वॉशिंग में देखेंगे। हैंड वॉशिंग आप जान लीजिए, दो दो प्रकार की हैंड वॉशिंग होती है। एक नॉर्मल प्रोसीजर के लिए, ठीक है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। एक नॉर्मल प्रोसीजर के लिए नॉर्मल पोजीशन में 40 से लेकर 60 सेकंड में हैंड वॉशिंग किया जाता है। और वहीं पे एक होता है सर्जिकल प्रोसीजर में 4 से लेके 5 मिनट तक हैंड को वॉश किया जाता है। हमने क्या बताया, हैंड वॉशिंग दो प्रकार से किया जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर सामान्य प्रक्रिया के लिए, ठीक है, जैसे मरीज को दवा खिलाना, मरीज को खाना खिलाना या फिर मरीज की ड्रेसिंग करना, तो ये सभी नॉर्मल प्रोसीजर में आ जाएगा। इसमें 40 से लेकर 60 सेकंड में हैंड वॉशिंग किया जाता है। अब वो हैंड सैनिटाइजर से भी कर सकते हो, साबुन पानी से भी अगर धोते हो तो 40 से 60 सेकंड में धुलना चाहिए।
हाथ को, लेकिन वहीं पे सर्जरी ऑपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है, पेट का ऑपरेशन करने जा रहे हो या फिर किसी और चीज़ का सर्जरी करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको हाथ को 4 से 5 मिनट में धुलना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। देखिए उद्देश्य क्या है हाथ धोने का, तो भैया जीवाणु की संख्या कम करना, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकना। परिभाषा क्या है कि हाथ धोना इन्फेक्शन रोकने की सबसे बेसिक और ज़रूरी प्रक्रिया है। इसमें यांत्रिक रगड़ना और रासायनिक साबुन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अच्छा, प्रोसीजर क्या है अब हाथ धोने का प्रोसीजर? पहला प्रोसीजर आपके सामने दिखाई दे रहा है, नाखून और आभूषण को आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए हैंड वॉशिंग, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हाथ धोने के दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए? नाखून और आभूषण को पहन के रखना चाहिए, पहला ऑप्शन दे देगा। दूसरा, नाखून और आभूषण को उतार देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देगा, हाथ को गीला करें। चौथा ऑप्शन देगा, साबुन लगाएं। और पांचवा ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया नाखून और आभूषण को पहनना नहीं चाहिए, इसको उतार देना चाहिए, तो ये प्रोसीजर नहीं करना होता है। ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही भर्ती परीक्षा में प्रश्न आएगा, जैसे जैसे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वैसे भी बनेगा, ठीक है। तो आप, मैं क्यों बता रहा हूँ, मुँह से क्यों ऑप्शन बता रहा हूँ या फिर प्रश्न क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप हैबिट डाल लो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप भी पढ़ते पढ़ते ये हैबिट डालो कि हमारी भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन सकता है। आप खुद अपने आप से सवाल पूछो कि हमारे भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन सकता है। ऐसे जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी उस दिन समझ जाओ आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है। ये कोई बताएगा नहीं, चाहे 4,000 का कोर्स ही आप कहीं से लेके पढ़ लो या फिर आप पढ़े ही होंगे कहीं पे, पढ़े ही होंगे भी, है ना, आप बोलते हो, नाम भी लेते हो ना कि इनके एनम से, उनके एनम से, इनके एनम से क्लासें हम ली हैं, तो आपको खुद आइडिया लग रहा हो कि हमने ऐसे कोई नहीं पढ़ाया था जैसे आप पढ़ा रहे हो। आपका बिल्कुल तरीका अलग है, आपका समझाने का तरीका अलग है, आपका हर एक तरीका ही अलग है। मतलब आप बोलते भी हो और जगह से पढ़ के आते हो, बोलते हो सर हम भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ा ही रहे हैं, तो भूलना देखिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं हाथ धोने का। हाथ धोने के बाद साफ तौलिए से उसको सुखाएं, नल को बंद करें। नल को बंद करते समय जो कागज़ है, ठीक है, या तो कागज़ का टुकड़ा या फिर तौलिया से नल की टोटी को बंद करें, ताकि हैंडल गंदा है वो गंदा हो सकता है। अगर आप उसको खुले हाथ से ही ऐसे हाथ से बंद करने लगे तो हाथ धोने का क्या ही मतलब यार, आपने तो गंदे चीज़ें तुरंत छू लिया, तो फिर मरीज़ को फिर वही गंदे हाथ से लेके जाओगे। इसलिए टोटी को बंद करते समय, ठीक है, नल की टोटी को बंद करते समय कोई कागज़ हो उसका इस्तेमाल करो या फिर तौलिया है उसका इस्तेमाल करो, उससे पकड़ के टोटी को बंद करें, ठीक है। अस्पताल में सर्जरी से पहले सर्जिकल हैंड वॉश किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 6 स्टेप हमने बताया इन सभी को सारे को ध्यान में रखना है। अब हम उत्सर्जन के बारे में देखेंगे। देखिए उत्सर्जन शरीर में व्यर्थ पदार्थ चाहे मल हुआ, मूत्र हुआ, निकालने की प्रक्रिया या फेफड़े, त्वचा और मलाशय और मूत्राशय द्वारा होता है। समस्या क्या है उत्सर्जन में? कब्ज जैसे मूत्र अवधारा, यूरिनी रिटेंशन हुआ, मल मूत्र असंयम हुआ, ठीक है, गैस हुआ, इन सभी को लेकर, ठीक है। देखिए एक एनीमा आपके भर्ती परीक्षा में ज़रूरी है। एनीमा क्या है? तो मलाशय जो रहता है उसमें एक घोल डाला जाता है। जैसे ही ये घोल डाला जाता है तो ये अंदर जाके मल को उत्तेजित कर देता है, तो जिससे आसानी से मल बाहर निकल आता है, तो यही आपका एनीमा हो गया। एनीमा, अच्छा एनीमा का उद्देश्य क्या रहता है? एनीमा देने का उद्देश्य कब्ज को दूर करना, गैस को निकालना, जैसे कि हमें कोई सर्जरी करना है पेट का, तो आंत को साफ करने के लिए भी एनीमा हम देते हैं। अच्छा, एनीमिया के प्रकार और उद्देश्य देखिए, साधारण एनीमिया, साधारण दस्तावर एनीमिया, ये कब्ज के लिए, ठीक है, मरीज को 3 दिन से मल त्याग ना करे, मरीज 3 दिन से मल त्याग ना करे तो ये फिर एनीमिया दिया जाता है। तैलीय एनीमिया, मल को नरम करने के लिए, उदाहरण सर्जिकल प्रोसीजर के बाद ये तैलीय एनीमिया दिया जाता है, ताकि भैया पेट पे दबाव उसके ना बने, ताज़ा ताज़ा सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे तैलीय एनीमिया दे देंगे, ताकि जो मल है वो कड़ा ना हो, ठीक है, मतलब टाइटनेस ना हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, ताकि उसका मरीज को पेट के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अगर प्रेशर पड़ेगा तो सर्जरी में जो टाँके लगे हैं वो टूट सकते हैं, ठीक है, जिससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए तैलीय एनीमिया दिया जाता है। उसके बाद
कार्मिनेटिव एनीमा ये क्या करता है, ये गैस जो बनी रहती है पेट में उसको निकालता है। प्रति हेलमिंथिक एनीमा, इसका नाम ही है हेलमिंथिक एनीमा। तो जो क्रीम होते हैं, क्रीम एक प्रकार की बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसको हटाने के लिए। शीतल एनीमिया, इसमें बुखार कम करने के लिए, इससे बुखार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, मरीज को शीतल एनीमा दे देंगे, ठंडा हो जाएगा बुखार, ठीक है, हट जाएगा बुखार कम करने के लिए। अच्छा, एनीमा देने में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है सर, तो एनीमा कैन रहता है, ठीक है, एनीमा कैन रहता है जिसमें एनीमा भरा रहता है, ठीक है। उसके बाद एक नली होती है, ठीक है, नली होती है जो एनस में हम लगाते हैं। रेक्टल कैथेटर होता है, ठीक है, और घोल 500 ml पानी प्लस 300 ml का साबुन, उसके साबुन जेली, उसके बाद टेम्परेचर ये 40 से 43 सेंटीग्रेड पर रहता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखते हैं। मैकिनटॉश, वैसलीन, कागज़ की थैली, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेड पेन, साफ कपड़े। प्रोसीजर में हम क्या देखेंगे सर, सबसे पहले एनीमा देने से पहले हाथ को धोएंगे, सर्जिकल हैंड वॉश करेंगे, या फिर उसके बाद घोल तैयार करेंगे 500 ml गर्म पानी 40 से 43 सेंटीग्रेड में, 30 ml साबुन जेली मिलाएं, तापमान चेक करें। उसके बाद कैन को क्या करेंगे, लटकाएंगे, कितने सेंटीमीटर पर, 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद कैथेटर तैयार करेंगे, ठीक है, वैसलीन लगाकर कैथेटर को 7 से 10 सेंटीमीटर तक गुदाइए। ज़्यादा हो गया 7 से, यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा होगा, ठीक है, ये देख लेना एक बार, आप कंफर्म कर लेना, शायद ज़्यादा है, 4 से 6 होता है क्या, या फिर 7 ही आप मान के चलो, ठीक है। 7 सेंटीमीटर तक अंदर डालना होता है एनस में। घोल को डालें, मरीज को गहरी सांस लेने की कहें। जब आप घोल डाल रहे हैं तो मरीज को बोलिए अपने सांस को खींचे, गहरी सांस लें। उसके बाद 500 से 1000 ml घोल को डाल दें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, निकालेंगे कैथेटर, धीरे निकालें, कपड़े से मल द्वार साफ करें, बेड पैन दें मल त्याग के लिए, ठीक है। फिर एनीमा देते समय अगर किसी प्रकार की जटिलता हो रही है मरीज को, जैसे सांस बहुत तेज़ी से फूलना, उलझन आना, तो एनीमा का घोल रोक देना चाहिए तुरंत, थोड़ी देर के बाद फिर से डालना चाहिए। सावधानियां ध्यान में रखेंगे, तापमान 43 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो, नहीं तो जलन हो सकता है। मरीज को प्रक्रिया समझाएं, अगर मरीज को दर्द या मरोड़ हो तो रुक जाए, ठीक है, एनीमा देते समय। कब्ज वाले मरीज को तैलीय एनीमा देकर मल नरम करते हैं, ठीक है। देखिए, ऊंचाई ध्यान में रखना है आपको, तापमान ध्यान में रखना है आपके परीक्षा के लिए। अब देखेंगे हम मूत्राशय का कैथेड्रीकरण। कैथेड्रीकरण क्यों किया जाता है, तो ध्यान में रखना है, कैथेडर डालकर मूत्र को निकालने के लिए। जब किसी मरीज का मूत्र कई दिनों से वो मूत्र में, कई दिनों से क्या, 2-3 दिन से अगर मूत्र उसका रुक जाता है तो कैथेडर के माध्यम से उसके मूत्र को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो कैथेड्रीकरण इसी को कहते हैं, कैथेड्राइजेशन इसी को कहते हैं। उद्देश्य क्या है सर, मूत्र निकासी के लिए, ठीक है, मूत्र का नमूना लेना होता है, तब भी कैथेड्रीकरण किया जाता है, कैथेड्राइजेशन किया जाता है। या फिर कोई सर्जिकल शल्य क्रिया करना होता है तो उससे पहले भी मूत्राशय को खाली करने की ज़रूरत होती है, तब भी कैथेड्राइजेशन किया जाता है, कैथेड्रीकरण किया जाता है। अच्छा, कैथेड्रीकरण में सामग्री की क्या क्या जरूरत होती है सर, तो विसंक्रमित कैथेडर, 2% डेटॉल, रुई के फोहे, ग्लव्स, स्पंज, होल्डिंग फॉर्सेप्स, किडनी टे, नमूना बोतल, तरल, पैराफिन, मैकिनटॉश, तौलिया, ये सभी, इन सभी की ज़रूरत होती है। प्रोसीजर क्या है कैथेड्रीकरण का, पहला प्रोसीजर है कि हाथ धोएं, ठीक है, उसके बाद मूलाधार को साफ करें डेटॉल से, या फिर डेटॉल से स्वैब करें। क्रम ध्यान में रखना है कैथेड्रीकरण का, जो आप ये मूलाधार को साफ कर रहे हैं तो पहले योनि का मुख साफ कर देंगे, उसके बाद लघु भगोष्ठ, उसके बाद बृहद भगोष्ठ, फिर बाद एनस, ठीक है, मूलाधार को साफ करते हैं, ये क्रम है। अब तीसरा प्रोसीजर क्या है कैथेड्रीकरण में, कि कैथेडर को डालना होता है, वैसलीन लगाकर 5 से 7 सेंटीमीटर डालते हैं। मूत्र किडनी ट्रे में आएगा, नमूना लें, यदि जरूरी हो तो मूत्र का सैंपल लें, निकालें, मूत्राशय खाली होने पर कैथेडर धीरे से निकालते हैं। सावधानियां ध्यान में रखना होता है कैथेड्रीकरण में, क्या क्या सावधानियां हैं, साफ से गंदा की ओर सफाई करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मूत्र 750 ml से ज़्यादा एक बार में नहीं निकालें, शॉक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्लव्स पहने। यूटीआई, उदाहरण के लिए यूटीआई या फिर सर्जरी वाले मरीजों में कैथेटर डालने, ठीक है। टिप में, परीक्षा टिप क्या है कि सफाई क्रम और मूत्र निकास की मात्रा को याद रखें, जैसे कि 750 ml से ज़्यादा मूत्र को नहीं निकालते हैं। अब देखिए हाइजीन ऑफ द बॉडी जो आपका विषय है, ठीक है,
हेल्थ प्रमोशन का ये पार्ट बी का विषय है। ठीक है, पार्ट बी का विषय है। इसमें हमने पहला चैप्टर तो पढ़ लिया। अब यहाँ से भी हेल्थ हाइजीन ऑफ द बॉडी का ये भी एक चैप्टर है। यहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनते हैं मानव शरीर की मूलभूत ज़रूरत से। ठीक है, मानव शरीर की मूलभूत ज़रूरत से भी प्रश्न आता है, लास्ट टाइम आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है भैया। देखिए, मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित ज़रूरत महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेस्ट हुआ, स्लीप हुआ, एक्सरसाइज हुआ, मनोरंजन हुआ। ठीक है, पोस्चर हुआ, पोषण हुआ, सामाजिक क्रियाओं में सहभागिता हुआ। ठीक है, अच्छा मास्लो बोलते हैं कि मास्लो बोलते हैं कि मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत ये बोलते हैं कि भैया, मास्लो जी कहते हैं कि मानव की ज़रूरत 5 स्तरों में विभाजित है, जो एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित है। ये ज़रूरत निम्नलिखित है। ये बोलते हैं कि भैया, कोई भी मानव है तो उसकी सबसे पहले क्या है, उसकी शारीरिक ज़रूरत जो है ये पूरी होनी चाहिए। जैसे कि उसको भोजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, हवा मिलना चाहिए, रहने के लिए जगह मिलना चाहिए, नींद मिलनी चाहिए। शारीरिक फिजिकल ज़रूरत होते हैं, ये पूरा होना चाहिए, मास्लो जी को बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि भैया, जब उसको ये फिजिकल नीड्स की ज़रूरत है, फिजिकल नीड्स की आवश्यकता है, जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाती है। फिर उसकी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, शारीरिक और आर्थिक रूप से। उसके बाद ये बोलते हैं कि अब ये दोनों प्रोसीजर होने के बाद अब उसको भैया प्रेम और संबंध की ज़रूरत होती है, लव और बिलोंगिनेसेस की ज़रूरत होती है, परिवार, दोस्तों और समाज से प्यार। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दोस्तों के साथ समय बिताना, परिवार से भावनात्मक समर्थन देना। ठीक है, आजकल तो हर कोई सोचता है कि मुझे पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हमें मिल जाए। ठीक है, देखिए, स्वसम्मान सेल्फ स्टीम की ज़रूरत होती है और उसको आत्मविश्वास और सम्मान उपलब्धि की भावना होती है। उदाहरण के तौर में नौकरी में प्रमोशन पाना, सामाजिक सम्मान प्राप्त करना। और उसके बाद स्व प्रकटीकरण की ज़रूरत होती है, अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना और जीवन में उद्देश्य की खोज। उदाहरण के तौर पर अपने सपनों को पूरा करना, जैसे नर्स बनकर लोगों की सेवा करना होता है। ठीक है, ये मास्लो जी बोलते हैं कि अगर ये सभी चीज़ें, ये 5 जो ज़रूरत हैं, ये 5 ज़रूरतें अगर इंसान को पूरी हो रही हैं तो सबसे सुखी, स्वस्थ और मस्त कहलाता है इंसान। तो आपको ध्यान रखना है मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत। मास्लो जो बोलते हैं कि कोई भी इंसान हो उसको 5 आवश्यकता है, 5 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला कि शारीरिक ज़रूरत, जैसे कि भोजन हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ, नींद हुआ, ये हो गया। ठीक है, दूसरा कि सुरक्षा की ज़रूरत होती है मानव को, जैसे कि शारीरिक सुरक्षा या फिर आर्थिक सुरक्षा। और तीसरा क्या बोले हैं कि प्रेम और संबंध की ज़रूरत होती है। और चौथा बोल रहे हैं कि स्वसम्मान की ज़रूरत होती है। स्वसम्मान मतलब कि आत्मविश्वास और सम्मान उपलब्धि की भावना। उदाहरण के तौर पे अगर नौकरी में प्रमोशन पाना या सामाजिक सम्मान प्राप्त करना। उसके बाद स्व प्रकटीकरण सेल्फ, इसमें क्या रहता है, इसमें पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना और जीवन में उद्देश्य की खोजना, जैसे अपने सपनों को पूरा करना, न- अपने सपनों को पूरा करना, जैसे नर्स बनकर लोगों की सेवा करना। तो ये स्व प्रकटीकरण का उदाहरण हो गया। मैं एक एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ, हर एक का एग्जाम्पल, ये कोई बुक में नहीं दिया है। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि हम बुक पढ़ लेंगे, बुक में ऐसे दिया होगा क्या, नहीं देगा बुक में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ कि मास्लो बोल रहे हैं कि इंसान को 5 प्रकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने बोला कि पहला शारीरिक ज़रूरत, तो पहले शारीरिक ज़रूरत में उदाहरण दे दिया मैंने, भूख लगने पर भोजन करना या थकान होने पर नींद लेना। तो ये किसी बुक में नहीं लाया है। फिर हमने बोला कि जो मास्लो बोले हैं कि 5 आवश्यकताएं हैं, पहला हमने आपको बताया शारीरिक ज़रूरतें, दूसरा हमने बताया कि सुरक्षा की ज़रूरत होती है। सुरक्षा की ज़रूरत में हमने एग्जाम्पल दे दिया, सुरक्षित घर में रहना और नौकरी की स्थिरता। उसके बाद हमने तीसरा बोला कि मास्लो जी बोलते हैं कि तीसरा जो आवश्यकता है मानव को, वो प्रेम और संबंध की ज़रूरत होती है। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, दोस्तों के साथ समय बिताना, परिवार से भावनात्मक समर्थन लेना। तो ये किसी किताब में एग्जाम्पल नहीं दिया है। ठीक है, ये स्वीटकॉर्न मेडिकल अड्डा में ही दिया है, जो आपको 200 रुपये मात्र फी लेकर इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपको बड़े बड़े चैनल की भूत सवार है कि बड़े बड़े चैनल वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों, खाली वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं इसलिए, खाली उनका नाम है इसलिए? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के यहाँ भीड़ है,
आप यहाँ पे भीड़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप ये सोचिए कि हम बहुत सही जगह पे हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बताया जा रहा है और उन लोगों की भीड़ से अलग काम आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, भीड़ की चाल ना करो, भेड़ की चाल ना चलो। अगर कुछ करना है तो कुछ अलग करना होता है, तो आप कुछ अलग कर रहे हो यहाँ पे पढ़कर, ठीक है। मानव शरीर की ज़रूरतों का विस्तार से अब हम देखेंगे। विश्राम और निद्रा, रेस्ट एंड स्लीप। अच्छा, विश्राम से क्या होता है सर? शरीर और मन को तनाव या फिर थकान और चिंता से मुक्ति मिलता है इस विश्राम से। अच्छा, विश्राम के लाभ क्या है? विश्राम करने से बीमारी, जो भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, वो बहुत तेज़ी से रिकवरी होती है। अगर हृदय का कोई रोगी है, ठीक है, पेशेंट है, तो उसके दर्द और कष्ट कम होते हैं विश्राम करने से। जो चोट लगा है, जैसे चोट से जो ग्रस्त है, उसके ऊतकों की मरम्मत में मदद मिलती है, सूजन कम होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर बुखार होने पर आप बेड रेस्ट करते हो तो आपका शरीर जल्दी ठीक होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स व्लेटलेट्स वगैरह ये सभी टूटता नहीं है। मैं एग्जांपल दे दिया हूँ ना, सब मैं एग्जांपल दिया हूँ। उसी प्रकार नींद नींद शरीर और दिमाग को विश्राम देती है। आवश्यक नींद की मात्रा, नवजात शिशु जो नया बच्चा हुआ है, पैदा हुआ है, वो 24 घंटे उसको सोने की ज़रूरत होती है। शिशु जो है ये 12 से लेकर 16 घंटे। स्कूली बच्चे 9 से 10 घंटे। एडल्ट हम और आप 8 से 9 घंटे, ठीक है। बाकी ये एक्सरसाइज वगैरह उसी प्रकार ये सब आप पढ़ लेना, अब इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। नियोजित शारीरिक विश्राम लाभ क्या है? मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, रक्त और लसिका संचार बढ़ता है, ठीक है। हृदय और फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ती है। शरीर से हानिकारक पदार्थ जैसे कि पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। मानसिक तनाव कम होता है। एक्सरसाइज करने के लाभ हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के प्रकार ध्यान में रखना है। निष्क्रिय व्यायाम, एग्जाम्पल के तौर पे मालिश मालिश किस प्रकार का एक्सरसाइज है? तो निष्क्रिय व्यायाम है। दौड़ना तैरना किस प्रकार का एक्सरसाइज है? ये एक्टिव एक्सरसाइज है, ठीक है। खेल जैसे क्रिकेट फुटबॉल ये किस प्रकार की एक्सरसाइज है? मनोरंजन मनोरंजन वाले व्यायाम एक्सरसाइज है, ठीक है, व्यायाम है। उदाहरण के तौर पर अगर रोजाना 30 मिनट की सैर से मधुमेह और रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, ये मनोरंजन में कौन कौन चीज़ें हैं, परिभाषा क्या है इसमें? इसमें मन को तरोताज़ा करने और तनाव को कम करने वाली गतिविधियाँ होती है मनोरंजन में। प्रकार क्या है? सक्रिय मनोरंजन जैसे कि खेलना, नृत्य करना, व्यायाम करना, ये सक्रिय एक्टिव मनोरंजन का हुआ। निष्क्रिय मनोरंजन जैसे आप कोई संगीत सुन रहे हो या फिर पिकनिक पे जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो ये निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब जिसमें आप हाथ पैर नहीं चलाते हो, ठीक है। जिसमें हाथ पैर चलाते हो सक्रिय का उदाहरण है। लाभ क्या है? तो लाभ ये है कि सर मानसिक तनाव कम होता है, खुशी बढ़ती है और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये पोषण के बारे में है, ठीक है। ये सामाजिक क्रियाओं में सहभागिता, जो ऊपर जो हमने आपको बताया उसी विस्तार से ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम एमसीक्यू करेंगे। यहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बोला जा रहा है कि मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तर की ज़रूरतों को पूरा करने से पहले कौन सी ज़रूरत सबसे पहले पूरी होनी चाहिए? ऑप्शन दिया है स्वसम्मान, सुरक्षा की ज़रूरत, शारीरिक ज़रूरत, प्रेम और संबंध, स्व प्रकटीकरण। हमने क्या बताया? मास्लो बोलते हैं कि सबसे पहले भैया इंसान को शारीरिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक ज़रूरतें में कि भैया उसको खाने के लिए भोजन मिलना चाहिए, सोने के लिए नींद की ज़रूरत होनी चाहिए, रहने के लिए घर की ज़रूरत होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया? जब ये सारी ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाती है तो बोलता है मुझे सुरक्षा चाहिए, ठीक है, मुझे आकर कोई मार न दे। शारीरिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा, ये दूसरा हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बताया? जब ये दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो बोलता है कि अब मुझे प्रेम की ज़रूरत चाहिए, प्रेम चाहिए, ठीक है, प्रेम, मुझसे प्रेम की ज़रूरत। प्रेम मतलब ना, आप समझ ही रहे हो, प्रेम हो गया। फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे तो क्रम से आप याद करके रखना जो ऊपर हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। विश्राम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? विश्राम एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ऑप्शंस आपके पास है। मानसिक तनाव का बढ़ना,
ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है कि मानसिक तनाव का बढ़ना नहीं, चोटग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, जी हाँ बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर थर्ड, एक एडल्ट है, उसको प्रतिदिन कितनी नींद की आवश्यकता है? तो 7 से 9 घंटे भी हम पढ़ के आए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे इसी प्रकार प्रश्न आएंगे 5-5 ऑप्शन वाले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम का लाभ नहीं है? मांसपेशियों को मजबूती ये तो है, रक्त संचार में वृद्धि ये भी है, मानसिक तनाव कम करना ये भी है, अनिद्रा बढ़ाना नहीं सर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, मनोरंजन का उदाहरण कौन सा है? रोजाना 8 घंटे सोना, क्या ये मनोरंजन है? या फिर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, हाँ सर यही है। गलत मुद्रा में नहीं सर, अस्वच्छ नहीं सर, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 6 पूछा जा रहा है कि ये बताना है, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति रीढ़ की हड्डी के बगल की ओर मुड़ने को दर्शाती है? तो कौन सी स्थिति है? काइफोसोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, काइफोसिस। ठीक है, अच्छा सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मैंने सोचा है ही नहीं ऑप्शन में, स्कोलियोसिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है कि सही पोषण के लिए निम्न से कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण है? भोजन को जल्दी जल्दी खाना नहीं, रोजाना 1-2 लीटर पानी पीना, अस्वच्छ रसोई में खाना बनाना नहीं, भोजन को बिना चबाए निगलना नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीना तो और है, ये मिनिमम 1 से 2 लीटर, वैसे तो पीना चाहिए 5-6 लीटर। ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं में सहभागिता, ये तो दिख गया आपका उत्तर। ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं में सहभागिता से क्या लाभ होता है सर? सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा, अच्छा यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए, निम्न में से कौन सी आदत अच्छी आदत नहीं है? ठीक है, तो भैया धूम्रपान करना, अच्छा 5 ऑप्शन है, हर एक प्रश्न में 5 ऑप्शन है गाइज, किसी में भी 4 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए आपकी भर्ती परीक्षा में जो आएगा ज़रूरी नहीं है कि ये इनमें से कोई नहीं दिया है तो ये कभी उत्तर सही नहीं होता, नहीं, ऐसे कई प्रश्न आएंगे जो जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई सही रहेगा। ठीक है, ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप गलती ना करो, आप हर एक ऑप्शन को पढ़ना, समझना, प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शंस को समझना। देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी की देखभाल में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? रोगी की धार्मिक मान्यताओं का अनादर करना चाहिए क्या सर? नहीं सर, ये तो गलत बात हो गया। रोगी से कठोरता से बात करना चाहिए सर? गलत हो गया। रोगी का आत्मविश्वास, हाँ ये बढ़ाना चाहिए। रोगी को नकारात्मक बातें बताना चाहिए? नहीं सर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय मनोरंजन का उदाहरण है? निष्क्रिय मतलब जिसमें आप हाथ पैर नहीं चला रहे हो। तो देखिए योगा करना, इसमें तो हाथ पैर चलाते हो, निष्क्रिय मनोरंजन का उदाहरण है योगा करना। ठीक है, निष्क्रिय इसमें तो हाथ पैर चलाते हो, ये तो एक्टिव हो गया, निष्क्रिय मनोरंजन का उदाहरण है संगीत सुनना। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें हम हाथ पैर नहीं चलाते हैं, यही तुम्हारा करेक्ट हो गया, इसमें भी हाथ पैर चलता है, इसमें भी हाथ पैर चलता है। ठीक, तो इसमें निष्क्रिय पूछा है भैया, संगीत में हाथ पैर नहीं चलता है, तो यही हमारा निष्क्रिय हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, अच्छी संस्कृति बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? बचपन से सही मुद्रा की आदत डालना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता का उच्चतम स्तर है? उच्चतम स्तर है सर, 5वां वाला कौन सा, कहने का मतलब, तो स्व प्रगटीकरण ये उच्चतम हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया, शारीरिक जरूरत पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया। ठीक है, प्रेम तीसरा, स्वसम्मान चौथा, और ये स्व प्रगटीकरण 5वां हो गया। अनिद्रा क्या है? नींद ना आना अनिद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा, नींद ना आना अनिद्रा है। देखिए थियरी पढ़ के आए हैं, कितना मज़ा आ रहा है ना एमसीक्यू लगाने में, तो यही होता है कि आप जड़ तक पहुँचे हो तो फिर दिक्कत नहीं है शाखाओं पे पहुँचने में। निम्न में से कौन सा व्यायाम का प्रकार नहीं है? मॉलिश एक्सरसाइज है क्या सर? मॉलिश 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 कर रहे हैं, तो ये क्या एक्सरसाइज है क्या सर? आप बोलेंगे कि सर हाँ मॉलिश एक्सरसाइज है। ठीक है, दौड़ना भी है, क्रिकेट खेलना भी है, लेकिन टीवी देखना कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, ये इंजॉय हो वाली बात हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है पेडियोक्लोसिस के उपचार में जो आप परजीवी नाशक इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 ऑप्शंस हैं। सिर में दर्द से राहत देना, जूं और उनके अंडों को नष्ट करना, या फिर इन्फेक्शन से होने वाले बुखार को कम करना। सर सिर में दर्द से राहत देना। परजीवी नाशक का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर बालों से धूल साफ करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूं और उनके अंडों को नष्ट करना। ठीक है, ये आप व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर सेकंड, पेडियोक्लोसिस एक परजीवी नाशक लगाने का सही स्टेप कौन सा है। ठीक है, सही स्टेप क्या है सर, बालों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल्की मालिश के साथ लगाना। अभी हम थियरी पढ़ाए हैं ना, पूरा उसी से प्रश्न बना है ये। ऐसे ही आपकी भर्ती परीक्षा में बनेगा, पूरा आप जड़ तक पहुँचे रहेंगे। ठीक है, थियरी को तो एमसीक्यू बनाने में मज़ा आ जाएगा। प्रश्न नंबर थर्ड पूछा जा रहा है कि आंखों की सफाई करते समय पोंछने की सही दिशा क्या है। तो भीतरी कोनों से लेकर बाहरी कोनों का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कान साफ करते समय तीखी वस्तुओं से क्यों बचना चाहिए। क्योंकि सर ये कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूलाधार की सफाई में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है सर। सबसे साफ हिस्से से कम साफ की ओर साफ करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद कितना भी घुमा के पूछो, कितना भी एमसीक्यू बना लो, आप आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मूलाधार की सफाई को स्वैब का उपयोग कैसे करना चाहिए। एक स्वैब एक बार का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बी एक स्वैब एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बैक केयर दबाव बिंदुओं की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है सर। ब्लड शोर को रोकना और रक्त संचार को बढ़ाना, इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी प्रश्न को कर लेना। ठीक है, कुल मिलाकर 40 प्रश्न है इसमें। ठीक है, इस टॉपिक से 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न हम इसमें करवा दिए हैं 5 ऑप्शंस वाले। थियरी पढ़ना, उस पर एमसीक्यू लगाना। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद शाम को सोते समय पीडीएफ को पढ़ लेना। हम क्या बोल रहे हैं, सुबह हम वीडियो भेज देते हैं 10 बजे, तो दिन में कभी भी आप वीडियो को देख लेना। रात को खाना पीना खाने के बाद जब आप सोने जा रहे हो कि सोचते हो कि चलो सो लेते हैं, तो 5 मिनट लगेगा पूरा वीडियो को पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5 से 10 मिनट। ठीक है, मेरा एक चैप्टर का जो आप पीडीएफ पढ़ते हो तो 5 से 10 मिनट लगेगा। 5 से 10 मिनट में आप ये पीडीएफ को रिवाइज कर लो, याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, ये बताया था, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार आप लोग लाइक कर दिया करो यार, आप लोग फ्री हो, आप ही लोग नहीं देखते हो, आप ही लोग लाइक नहीं करते हो, तो दिल टूट जाता है, मन बैठ जाता है कि यार क्या मतलब कि साला पैसा देने पे भी नहीं आप लोग पढ़ रहे हो, ये चीज़ हो जाता है। अब मेरे ऊपर वो भी विश्वास नहीं है, उस इंसान को जो खुद अपने आप में एक आयोग है। मैं क्या बताऊं, अब दिल, अब मतलब सीना चीर कर दिखाऊं क्या कि मैं ही आयोग हूँ। मैं जो बोलता हूँ वही सत्य होता है। ये तो आप तो जान ही रहे हो अच्छे से। बोल रहा हूँ कि आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, थियरी आप पढ़े रहेंगे तभी आपका कल्याण होगा। बोल रहा हूँ यार कि आप अच्छे से थियरी का निचोड़ पढ़ लो, जो एमसीक्यू बनेगा थियरी से ही बनेगा। कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर या किसी यूट्यूबर के एमसीक्यू प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिवाय थियरी। थियरी जो थियरी है, थियरी से ही प्रश्न बनेगा। जो एजेंसी है उसका मेन फोकस थियरी पे है, वो थियरी पढ़कर एमसीक्यू बना रहे हैं। ठीक है, ना कि टीचरों या फिर यूट्यूबरों का एमसीक्यू वीडियो देखकर थियरी बना रहे हैं। तब भी आप नहीं समझ पा रहे हो यार। सर पकड़ लोगे जिस दिन पेपर होगा, यही पछतावा होगा कि काश मैंने श्वेत कमल की बात मानकर थियरी पढ़ लिया होता, तो आज मेरा नैया पार हो गया होता। जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले रो रहे हैं, वही हाल हो जाएगा। तो आप थोड़ा गौर होकर पढ़। मुझे गुस्सा इसी बात की लग जाती है। अब लोग कहते हैं कि सर आप गुस्से में हमेशा रहते हो, तो क्यों ना यार, जब आप बात सुनते नहीं हो। ठीक है, फालतू की चीज़ों को देखने में समय रहता है, सुतकुन मेडिकल अड्डा का भी वीडियो देखने में समय नहीं मिलता है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे भैया। ठीक है, बाकी आपका ही नुकसान होगा। आप बातों को सुना करिए, समझा करिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो इन्वायरमेंटल हाइजीन से रहेगा, पर्यावरण स्वच्छता से रहेगा। अभी हमने ये ख़त्म कर दिया ह्यूमन बॉडी या फिर बॉडी हाइजीन हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो पर्यावरणीय
इन्वायरमेंटल हाइजीन है वो ख़त्म करेंगे, और इसके बाद शायद एक विषय और है मेंटल हेल्थ करके, इसी में हेल्थ प्रमोशन में एक विषय और है मेंटल हेल्थ के नाम से। ठीक है, वो कंप्लीट होने के बाद आपका अगला विषय स्टार्ट होगा। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।